नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24। टीवी 24 का खास कार्यक्रम सीधी बात माननी के साथ में आज हम रूबरू होंगे अखिलेश सोनी जी, भाजपा प्रदेश महामंत्री से। अखिलेश सोनी जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो अखिलेश जी के बारे में तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा। सरगुजा जिले के रहने वाले और खासे लोकप्रिय नेता हैं उस क्षेत्र के और एबीवीपी से अपनी राजनीति शुरू किए हैं और बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा तथा मजदूर मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न संगठन में विभिन्न दायित्व पर अपना निर्वहन कर चुके हैं और इसके अलावा अभी भाजपा के प्रदेश के महामंत्री भी हैं। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद जिम्मेदारी भरा काम है, चूंकि इस बार भाजपा की सरकार है, पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, तो काफी जद्दोजहद वाली स्थिति पिछले बार भी देखने के लिए मिली थी। हालांकि कांग्रेस काफी में विधायक से जीत कर आई थी और इस बार भाजपा ने बाजी मारी और लगभग 2 साल के आसपास होने जा रहे हैं भाजपा के शासन को। समझेंगे हम भाजपा के कार्यकाल, भाजपा के शासन, भाजपा के जो कार्य करने की शैली है उसको लेकर। अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि आप सरगुजा के रहने वाले हैं और सीएम साहब भी सरगुजा के रहने वाले हैं और अधिकांश अभी मंत्री बनाए गए तो सरगुजा से ही बनाए गए, तो सरगुजा पे क्या विशेष फोकस किया जा रहा है? देखिए, ये जो जनमत मिला पिछले विधानसभा के चुनाव में, तो सरगुजा में आप देखे होंगे कि 14 के 14 कांग्रेस के विधायक थे और जनता ने अभी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा आशीर्वाद दिया जो किसी राजनीतिक विश्लेषण की कल्पना में भी नहीं था। हम 14 में से 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी के भारी मतों से जीत कर आए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक केंद्र बिंदु तो सरगुजा बन ही गया है और माननीय पहली बार सरगुजा से कोई मुख्यमंत्री बने हैं। ये सरगुजा वासियों के लिए एक सपने के साकार होने जैसा है। तो निश्चित रूप से सरगुजा छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र बिंदु में है। बात तो आपकी सही है कि सरगुजा भी केंद्र बिंदु में है, लेकिन क्या इसको बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और एक बड़ा काम होगा, आप उसको मेंटेन कर पाए इसको? आपका कहना बिल्कुल सही है। जब कोई विद्यार्थी 100 में 100 अंक पाता है तो अगली बार जब परीक्षा में जाएगा तो उसके लिए अपने ही रिकॉर्ड को मेंटेन रखना ही चुनौती रहती है। हम इससे आगे तो बढ़ नहीं सकते। तो हम चूंकि 100 में 100 नंबर लाकर पास हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम सब के सामने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के सामने ये बड़ी चुनौती है कि हम इस आशीर्वाद को, इस समर्थन को अपनी योजनाओं के बल पे, अपने व्यवहार के बल पे, अपने कार्य प्रणाली के बल पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं, विष्णुदेव सरकार के जो कार्य हैं, इन सब को जनता के बीच पहुंचाकर इस जन समर्थन को आगे भी कायम रखें, हम सब के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो खैर चुनौती वाली बात हुई, हम तो अभी इस पे आगे और भी चर्चा करेंगे। अब जैसे आपके हम पर्सनल बात करते हैं, राजनीतिक जो आपकी यात्रा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपने शुरू किया, उस दौर का अगर हम बात करें, एक युवा का अनुभव होता है, राजनीति में आपका कैसे पदार्पण हुआ और उसके बाद किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप आगे कदम रखा और इतने बड़े पद पर अभी आप आसीन हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से या हम कभी राजनीति में आना होगा, ये स्कूल के छात्र के रूप में तो कल्पना नहीं थी मेरे को भी, लेकिन एक देश सेवा, देश के लिए करना है, ये हर विद्यार्थी से यदि आप पूछेंगे, किसी युवा से पूछेंगे, किशोर से पूछेंगे, तो सबके मन में एक बात रहती है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, आगे जाके वो जैसा भी भविष्य हो। तो उस दौरान मैं जब 10th में पढ़ता था, 96-98 की बात है, 86-88 की बात है, स्कूल शिक्षा के दौरान ही मैं विद्यार्थी परिषद में आ गया। मैं आपको बताऊं कि मेरे परिवार की कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं, स्कूल टीचर, सरकारी स्कूल के टीचर मेरे पिताजी रहे और बहुत ही सामान्य परिवार से मैं आता हूं और विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के कारण और भी मेरे सोच को गति मिली और काम करने का मौका मिला और लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में काम किया, जिससे राष्ट्र प्रेम की भावना और देश के लिए कुछ करने का जज्बा मन में और प्रगाढ़ होते गया। उसके बाद स्वाभाविक तौर पे मैं विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में आया और मैं बहुत ही कम उम्र में, 22 वर्ष उम्र थी मेरी, और मैं 95 में मैं पार्षद का चुनाव लड़ा। एमकॉम का विद्यार्थी था मैं, उस समय कॉलेज में पढ़ ही रहा था। पार्षद बनने के बाद फिर मैं लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा के विभिन्न दायित्वों में रहा। मध्य प्रदेश जो एकीकृत था उसका भी मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बना। मध्य प्रदेश का युवराज तुकोजीराव पवार देवास के जो विधायक महाराज थे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। राजेश मुड़त जी भी मेरे साथ उस टीम में थे छत्तीसगढ़ से। तो ऐसे करके लगातार काम करते करते फिर मैं जिला पंचायत का भी एक चुनाव लड़ने का मौका मिला 2004 में। तो मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी चुनाव लड़ा।
ऐसे कोऑपरेटिव बैंक, अपेक्स बैंक, ऐसे लगातार। और मैं फिर लंबे समय तक भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहने के बाद मैं मजदूर मोर्चा, नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मजदूर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी संगठन में काम करने का मौका मिला। और संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करूंगा। उसके बाद मैं भाजपा का जिलाध्यक्ष बना, सरगुजा जिसकी बात आप कर रहे हैं, और भाजपा के जिलाध्यक्ष के रूप में काम करने के बाद मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो ओबीसी मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उस पिछड़ा वर्ग समाज के बीच में भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रदेश महामंत्री के रूप में एक नई जिम्मेदारी दी है। तो ये इस दायित्व का निर्वहन आप सबके समर्थन से, कार्यकर्ताओं के विश्वास से, पार्टी नेतृत्व के विश्वास से ये लगातार अभी काम कर रहा हूँ। काफी महत्वपूर्ण पदों पे आपने कार्य किया है और काफी लंबा एक्सपीरियंस भी है, जिस हिसाब से लग रहा है 35-40 साल का राजनीति का आपका एक्सपीरियंस, अनुभव है। ये तो मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस पर ऐसा लग रहा है। देखिए, एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के निर्देशों का पालन करना, यही मैं सीखा हूं। और पार्टी जो निर्देश अब तक देती रही वो करते रहे। हर राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, पर पार्टी की अपनी चयन प्रक्रिया है। पार्टी जैसा निर्देश करती है वैसा हम काम करते हैं। तो आप इतना लंबा समय आपका राजनीति में अनुभव रहा, आपके मन में, आपके दिल में कभी कुछ ऐसा अनुभव रहा कि यार मुझे इस तरह की चीजें हैं जो नहीं हो पा रहा है, चाहे वो आदिवासी वर्ग के लिए हो, ऐसे बहुत सारे काम, युवा वर्ग के लिए हो, तमाम ऐसी चीजें होती हैं कि कभी मन खिन्न हुआ गया होगा, यार मैं इतना कर रहा हूँ उसके बाद भी काम अच्छा नहीं हो पा रहा है, पार्टी में रहते हुए भी हम काम नहीं कर पा रहे, ऐसा कभी आपको लगा, इस तरह की कभी चीजें? देखिए, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो होता है वो निश्चित रूप से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में समाज के लिए, हम जो वंचित वर्ग है, जो जिसकी आवाज कमजोर है, उसकी आवाज बनने के लिए हम फील्ड में काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, दल की विचारधारा के साथ काम करते हैं, तो अपने दल की जब सरकार रहती है उस समय हम बहुत कोशिश करते हैं कि जो जन आकांक्षा है, जनता की जरूरत है, उसकी पूर्ति कर पाएं। तो जैसा कि आप सरगुजा के संदर्भ में बताना चाहूंगा मैं कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, लगातार 15 साल, तो बहुत संक्षिप्त में मैं बताऊंगा कि जन आकांक्षाओं को हम कैसे पूरा कर पाए। जब से मैं होश संभाला हूं तब से मैं सुनता था कि सरगुजा में मेडिकल कॉलेज होता इस आदिवासी अंचल में। हम लोगों ने और वहां के बाकी पार्टी पदाधिकारियों ने भी लगातार कोशिश किया कि सरगुजा में मेडिकल कॉलेज खुले। कई पीढ़ियों से एक सपना था जिसको भाजपा की सरकार ने पूरा किया कि मेडिकल कॉलेज सरगुजा में स्थापित हुआ। उसी तरीके से हम विश्वविद्यालय के लिए हम लोग खुद पढ़ते थे, तो पहले रायपुर आते थे, फिर बिलासपुर जाते थे। तो सरगुजा में अपनी यूनिवर्सिटी हो, युवाओं की बात आप कर रहे हैं कि युवाओं का सपना कैसे साकार होगा, तो सरगुजा में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सड़कें खराब थी, नेशनल हाईवे, हजारों करोड़ की सड़कों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। आज आप सरगुजा जाएंगे तो आप रायपुर से अंबिकापुर जाएं या आप सीतापुर जाएं, बनारस की ओर जाएं, तो सारी एनएच की सड़कें एकदम अच्छी हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि लोगों के सपने को साकार करने में एक दल के कार्यकर्ता के रूप में एक खुशी महसूस होती है कि हम जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपने दल में रह के, अपने दल में फैसले करा के हम लोगों का भला कर सकते हैं। सरगुजा, अगर मैं बात करूं, आज लगभग 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने। उससे पहले लगभग अगर हम बात करें तो पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का गढ़ रहा था। उसके बाद कुछ समय अजय जोगी सरकार रही, फिर उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा। इन 25 सालों में आप तो काफी समय से राजनीति में हैं। इन 25 वर्षों में अगर हम बात करें, आप राजनीति को अभी कहाँ पे देखते हैं, आज से 25 साल पहले और अभी के में? देखिए, 25 साल पहले जब हम मध्य प्रदेश का हिस्सा थे, तब छत्तीसगढ़ में अधिकांश छत्तीसगढ़ के वोट के भरोसे कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रहती थी। पर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की दशा क्या थी, और राज्य बनने के बाद अगर हम तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासी का विकास हुआ है। और इस संदर्भ में मैं याद करना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी रक्तपात के छत्तीसगढ़ वासियों के एक भोलेपन के साथ जो यहाँ के लोग रहते हैं, और एक आकांक्षा थी कि हमारा भी छत्तीसगढ़ राज्य होता, और इसको पूरा करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम सब छत्तीसगढ़ वासियों का सपना साकार किया और एक राज्य बना। और ये राज्य अब वोट बैंक मध्य प्रदेश
को लेंगे तो वोट बैंक का हिस्सा नहीं, अब अपने फैसले खुद करता है। आज रजत जयंती वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार के हैसियत से भी जब आप पहले के जनजीवन को देखेंगे तो गांव में भी विकास पहुंचा है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है और शहर में रहने वाली सुविधाएं अब गांव में पहुंच रही हैं। तो ये हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद। निश्चित रूप से काम तो खैर बहुत अच्छा हुआ छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद। छोटे छोटे राज्य बनने की अपनी अलग वो होती है, जिसमें विकास के बहुत सारे मायने लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे पैमाना होता है। खासकर अगर सरगुजा की बात करूं, सरगुजा कॉलरी एरिया है, पूरा कोयले का भंडार है, रेत का भंडार है, खनिज का भंडार है। लेकिन आप तो अध्यक्ष भी रहे मजदूर मोर्चा के, उस वक्त अगर हम बात करें तो मजदूरों की दशा आज भी वैसी की वैसी बहुत कुछ बदल नहीं पाई है, जबकि जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार कम और बाहरी लोग को ज्यादा रोजगार मिल रहा है। एक ये बड़ा प्रश्न चिन्ह रहा है हमेशा छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। देखिए, कोयलांचल है सरगुजा और कोयलांचल होने के कारण कोयले से के कारण वहाँ के लोगों के भी जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया है। अगर काफ़ी लंबे समय तक तो SCCL ही वहाँ रहा और SCCL में आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में बहुत विकास हुए हैं। जहाँ कोयला के कारण वह उस क्षेत्र में एक औद्योगिक प्रगति हुई और वहाँ के रहने वालों के भी जनजीवन में काफ़ी सुधार हुआ। और खनिज संसाधन जैसे मेन पार्ट में बॉक्साइट भी है हमारे यहाँ, ऐसे काफ़ी रिच है वो सरगुजा, घने जंगल हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। तो हर तरीके से सरगुजा, और सीमांचल भी है, आप एक तरफ झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो उस अंचल की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। और अभी तो सरगुजा को देखेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से हैं, तो हर कार्यकर्ता सीधे मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, तो जन आकांक्षाओं के अनुरूप आगे भी कार्य की संभावना, विस्तार की संभावना और वहाँ के जनजीवन में बेहतरी की संभावना और तेज गति से होने वाली है। अब थोड़ा हम बात करते हैं प्रदेश के भाजपा की। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना चाहती है? क्या लगता है आपको किस दिशा में जाएगी अब ये? क्योंकि अभी वर्तमान में अगर मैं देखूं तो बिल्कुल खिंचाव का आभास सा होता है, जैसे कि साय साहब बहुत ज्यादा खाली अगर बात करें कुछ बड़ा कार्यक्रम या बड़ी चीजें नहीं हो पा रही हैं। अभी पीएम मोदी आ रहे हैं, वो अलग बात है, छत्तीसगढ़ राज्य के 25वीं वर्षगांठ पर। और दूसरी बात कि ऐसा लोगों में भी भावनाएं जग रही हैं कि 2 साल होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं दिख रहा है। तो आखिर किस दिशा में जा रही है छत्तीसगढ़? देखिए, छत्तीसगढ़ बिल्कुल ग्रोइंग स्टेट है और प्रगति के नए रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश भर में अगर किसी सरकार को किसी पैरामीटर में देखना चाहेंगे आप, तो उसका चुनाव घोषणा पत्र ही उसका मुख्य ग्रंथ होता है। और चुनाव घोषणा पत्र के क्रियान्वयन में किसी भी राज्य सरकार की तुलना आप कर लें बड़े विकसित राज्यों से भी, तो सबसे तेज गति से इस 2 साल में जो हमारे 2023 के विधानसभा के चुनाव में जो हमारी पार्टी का घोषणा पत्र था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए और महतारी वंदन की बात करें, धान खरीदी 3100 रुपए की बात करें, तो ये सरकार घोषणा पत्र के पैरामीटर में सबसे तेज रफ्तार से जनता के वादों को पूरा करने वाली सरकार है। तो इस सरकार को आप ऐसा बोल नहीं सकते कि काम नहीं हो रहे हैं, काम बहुत तेजी से हो रहे हैं और सभी घोषणा पत्र इतने कम समय में पूरा होगा, ये कल्पना से परे था। तो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी चल रही है, बहुत फैसले लेने वाली सरकार है। एक सहज सरल मुख्यमंत्री इस राज्य को मिले हैं, तो लोगों के लिए उपलब्ध हैं। तो एक तरीके से विष्णुदेव सरकार जो हमारी राज्य में अभी चुनाव घोषणा पत्र वादों को पूरा करने वाली देश की नंबर 1 सरकार है। एक चीज ये भी है कि हमेशा से रहा है कि चाहे वो किसी की सरकार रही, शराब एक बड़ा जो सामाजिक बुराई है उसको लेकर हमेशा एक विवादों में रहा है बातें। सरकार खुद शराब बेच रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो नीतिगत फैसला है और इस मुद्दे पे अगर हम बात करें तो पिछले लगभग 8-10 वर्षों से ये प्रक्रिया, 7-8 वर्ष से ज़्यादा हो गया, इस तरीके से सरकार अपने हाथ में और इस व्यवस्था को ली। और देश के अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे कि
ये सरकार के द्वारा इन नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है। और इसमें कोई ठेकेदार बेचे और सरकार बेचे, उससे इस बात का फर्क समाज को नहीं पड़ता कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। चूंकि बात यह है कि सामाजिक बुराई के रूप में हम उसको देखते हैं, शराब के काम को, और शराब से ये भी कहा जाता है कि समाज पूरी तरह से विघटन की ओर चली जाती, मारपीट, आए दिन हत्या, बलात्कार, घर में जो लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीजें होती हैं। तो सरकार को क्या, मेरा कथन यही था कि क्या शराब सरकार को बेचना चाहिए, और लगा ये भी बात थी कि सरकार शराब बंदी की बात करती थी, लेकिन अब उसके बाद फिर बेच रहे हैं। कांग्रेस आई, कांग्रेस ने भी बंदी की बात की थी, शराबबंदी, उन्होंने भी बेचा। फिर अभी सरकार भाजपा के आई, उन्होंने वही बेच रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण शराबबंदी की बात कभी नहीं कही है। जिन्होंने ये कहा है उनसे पूछना चाहिए कि जिस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर और फिर 5 साल सरकार में इसकी चर्चा भी नहीं की है, और हमारी सरकार तो शराब का सेवन कम से कम हो, लोगों में जागरूकता हो, उस दिशा में और आगे बढ़ रही है। और ये प्रश्न तो उनसे करना चाहिए जो गंगा जल हाथ में लेके कसम खाए थे जनता के बीच में, उनको जवाब देना चाहिए। भाजपा का एक बड़ा स्लोगन है सबका साथ सबका विकास के जो नारा है, उसको आप जमीनी रूप से भाजपा कैसे कर पाएगी कि सबका साथ और सबका विकास हो? देखिए, जब आप सरकार के जन कल्याणकारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला हो, महतारी वंदन हो, ये जो बड़े बजट की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उसमें सबका साथ सबका विकास से ये है कि चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर, सबको उस विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाकर आप हितग्राहियों का जो चयन सरकार करती है बिना किसी भेदभाव के करती है, और सबको साथ में लेकर, और वास्तव में विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, सबका साथ सबका विकास, और प्रधानमंत्री जी का जो ये टैगलाइन है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका विश्वास लेकर जन कल्याण के साथ, गरीब कल्याण के साथ हमारी पार्टी और हमारी सरकार ये काम कर रही है। लगातार ये भी बात होती कि भाजपा तो चुनाव के जीतने या हारने के बाद जैसा भी होता है वो फिर से अपनी तैयारी शुरू कर देती है। ऐसा क्या रणनीति होती कि लगातार भाजपा प्रदेश में टिकी रहे, उसके नेतृत्व में जो है देश चले, प्रदेश चले? क्या ऐसी रणनीति रहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी हैं, और आप देखेंगे कि 24/7 केवल और केवल इस देश में, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पूरा समय, और हमारे कार्यक्रम लगातार, हम चुनावी संगठन नहीं है कि विधानसभा के चुनाव आ गए, लोकसभा के चुनाव आ गए तभी हमारी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं या कार्यकर्ता काम करते हैं। हम लगातार, अभी अगर आप कार्यक्रमों की बात करेंगे तो 5 कार्यक्रम में ऐसे बता दूंगा कि अभी भी, आज भी चल रहे हैं, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो सरदार पटेल की 150वीं जयंती पे कार्यक्रम है। तो राजनीतिक कार्यक्रम के साथ साथ हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जो इस देश के लिए जिनका योगदान है, और जो भुला दिए गए हैं राजनीतिक कारणों से, उन महापुरुषों को भी जनता के बीच ले जाने के लिए, चाहे वो महारानी अहिल्या की बात हो। तो इस तरीके से समाज के बीच में जिनका समाज में योगदान रहा, और कार्यक्रम, और फिर योजनाएं, जो पार्टी की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजना है, राज्य सरकार के गरीब कल्याण की योजना है, इन योजनाओं में भी हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव पोलिंग बूथ तक जाकर और लोगों को इससे जोड़कर, उनको लाभान्वित करके सरकार के फैसलों का असर सीधे गरीब परिवार तक पहुंचे, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता 24/7 काम करते रहते हैं। 70 साल से अधिक हो गए हैं भारत को आजाद हुए, लगातार गरीबी हटाओ की बात की जाती, गरीबी हटाना है, नारे लगाए जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, जितनी पार्टी हो, गरीबी हटाने की बात होती, लेकिन आज तक इस देश में कभी गरीबी नहीं हट पाई। क्या वजह मानते हैं इसकी आप? देखिए, मैं ये जो गरीबी हटाओ का नारा आप बता रहे हैं, ये कांग्रेस का नारा था। भारतीय जनता पार्टी कभी गरीबी को, कभी ST/SC को, कभी OBC को वोट बैंक के रूप में नहीं करती, उनका भला करने का काम करती है। अभी मैं आपको जनजातियों के लिए जो योजनाएं हैं, OBC के लिए योजनाएं हैं, या गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में दिल्ली के लाल किले से पहली बार देश को संबोधित करने आए, तो उन्होंने कहा कि इस देश में हमको गरीब परिवार तक
सरकार की योजनाएं पहुंचाना है। आप शौचालय को देख लीजिए कि गरीब महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, सबके घर में शौचालय बनाया। जो उज्ज्वला का कनेक्शन है वो मैं योजनाओं पे चला जा रहा हूं। तो इस तरीके से गरीबों के जीवन में बेहतरी हो। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के घर में गैस के चूल्हे होते थे, अब गरीब के झोपड़ी में भी गैस के चूल्हे हैं। और वो झोपड़ी नहीं रहा, अब तो प्रधानमंत्री आवास आ गया। आप महसूस करेंगे एक सजग पत्रकार के रूप में भी कि एक छोटा व्यापारी हो, सरकारी नौकरी करने वाला हो, उसका भी सपना होता था, क्योंकि मैं खुद एक स्कूल टीचर का पुत्र हूं, तो हमारा घर भी पक्के का हो, एक सपना रहता था सब परिवार का। आज आप देखेंगे कि सबका घर पक्के का मकान बन रहा है प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से। भले ही अब मैं कहना चाहूंगा कि पिछले राज्य की कांग्रेस सरकार ने उसको रोकने का काम किया, उसका जवाब जनता ने दे दिया। तो गरीब कल्याण की योजना, गरीबों के, हम गरीबी हटाओ का नारा देके वोट नहीं लेते, हम सच में गरीबों के जीवन में रोशनी लाते हैं और गरीब परिवार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। तो गरीब कल्याण योजना होता क्या है फिर गरीबों के लिए होगा वो? हाँ, गरीबों के लिए योजना, पर हम वही हम कह रहे हैं कि गरीबों के जीवन में बेहतरी आए, मजबूरी में मजदूरी ना करना पड़े। एक योजना को और भी मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी ने खाद्यान्न योजना लाया कि हर गरीब परिवार को 35 किलो अनाज देने की योजना, 1 रुपए किलो चावल में आया, फिर वो मुफ्त हुआ। तो आप देखेंगे, मैं सरगुजा अंचल की बात कर रहा हूं कि गरीबी में लोगों को मजबूरी में मजदूरी करना पड़ता, फिर वो गरीब आदमी जो था ना, ये खाद्यान्न योजना के कारण स्वाभिमान से फैसले लेने लगा कि मेरे को 200 रुपए मजदूरी दोगे तो काम करूंगा, नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह के सरकार का चावल मेरे पास है, मैं खा के अपने घर में आराम से रहूंगा। तो एक तरीके से गरीबों को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार यदि कोई सी राजनीतिक पार्टी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कांग्रेस लगातार ये भी आरोप लगाते रहेगी कि भाजपा सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो अभी लगातार क्रियान्वयन को गिना रहा हूं, घोषणा को तो मैं आपसे गिना ही नहीं रहा हूं। जो जो क्रियान्वयन हुआ है मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। तो आप इससे देख सकते हैं कि घोषणा हम करते नहीं, हम तो क्रियान्वयन करते हैं और उनके जीवन में रोशनी लाने का काम करते हैं। और ये भी बात होती है कि कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि सिर्फ आप लोग जो प्रचार करने में ही आगे रहते हैं, बस कुछ काम हम होता नहीं है। मैं तो केवल काम की चर्चा, काम ही गिना रहा हूं जब से आपके साथ बैठा हूं। तो मैं सरगुजा की अगर बात करें तो अभी तो वर्तमान में भाजपा का गढ़ हो गया है, अब वो एक विकास मॉडल के रूप में कैसे तैयार हो, इसके लिए कुछ आप लोगों ने रणनीति तैयार हुई, कुछ किया होगा, क्योंकि सरकार या हम मुख्यमंत्री भी वहीं से ही हैं, सीएम साहब। तो कुछ विकास मॉडल आपने तैयार किया होगा कि अब इसको इस विकास मॉडल पे ले जाना। जैसे अभी आपकी बात हो रही थी कि हम बढ़िया मेडिकल कॉलेज, तो एक की जगह 2 हो, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ना। अभी मनेंद्रगढ़ से लेकर आप इधर सीतापुर, जशपुर तक बहुत बड़ा एरिया होता है। अभी आप देखे होंगे कि 4 नए मेडिकल कॉलेज के टेंडर हो गए हैं ना। आप ने देखा होगा पिछले सरकार के रोड भी बहुत खराब थे, अभी तो रोड कम से कम ठीक भी हुआ है थोड़ा बहुत। नहीं, रोड अच्छे हैं और अभी ज्यादा बारिश होने के कारण कुछ स्थानीय सड़कें खराब हुई हैं, उसके लिए भी टेंडर की प्रक्रिया चालू है और ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इस सरकार के पास विजन है, पैसे की कोई कमी नहीं है और योजनाओं की कोई कमी नहीं है, नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। तो विकास के मॉडल की अब आप देखेंगे जो नई इंडस्ट्री पॉलिसी आई है, उद्योग नीति जो हमारे इस सरकार विष्णुदेव साय जी की सरकार ने दिया है, तो उद्योग धंधे, देश के सारे उद्योग यहाँ आए, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में, जो जो चीज़ें इस राज्य में अभी तक बनाई नहीं जाती थी, वो सब चीज़ें बनाने के लिए सरकार के साथ एमओयू हो चुका है और निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। तो नई औद्योगिक क्रांति के साथ, सड़कों के साथ, रेल नेटवर्क के साथ ये राज्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। एक चीज ये भी देखा गया है कि पिछले 5 साल में, अभी तो आपकी सरकार 2 साल हुई, से पहले 3 साल कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल में ये एक पूरा डाटा आया हुआ है कि 5 साल में अपराध पूरे प्रदेश में बहुत बढ़ा है। क्या ऐसी वजह थी कि 5 साल में अपराध बढ़ गया? देखिए, अपराध तो एक सामाजिक बुराई है जो सामाजिक जागरूकता से ही वो दूर होगा, लेकिन जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो पिछले अभी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने सभी को कड़े निर्देश दिए हैं कि पुलिसिंग तेज हो और विष्णुदेव साय जी की सरकार में अपराधियों को, अपराध को कम करने के लिए लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। रायपुर में भी कई उदाहरण हैं कि अपराधियों के साथ पुलिस ने किस कड़ाई के साथ कार्रवाई किया और जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री जी बार बार इस चीज को बोल चुके हैं कि हमारा क्राइम के लिए, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है और सभी दिशाओं में कार्रवाई हो रही है। बस्तर की तरह अगर बात करें तो सरगुजा में भी राजनीतिक जो जनजातीय राजनीतिक
अहम है, क्योंकि बस्तरपुर आदिवासियों का भी क्षेत्र है और सरगुजा भी। वहां पे अगर हम देखें तो आदिवासियों को ज्यादा प्राथमिकता देने की बात हमेशा से रही है। क्या भाजपा वहां पर सामाजिक विश्वास को और मजबूत कर पा रही है? बिल्कुल। देखिए, जनजाति समाज जो इस राज्य की एक बड़ी आबादी है, उनके बीच में भरोसा अर्जित करना। और आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में तो जनजातियों के विकास के लिए लगातार योजनाएं बनती रहीं और बहुत से योजनाओं के कारण उनका विकास भी हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश का राष्ट्रपति इस जनजाति वर्ग से बनाया गया, जनजाति महिला को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। तो एक मैसेज देने के लिए, उनका मॉरल बूस्टअप हो, उनका मनोबल बढ़े कि इस देश के विकास में, इस देश के सत्ता में, इस देश की सरकार में, इस देश के लिए फैसले लेने में जनजाति समाज का भी बड़ी भूमिका है। और अभी प्रधानमंत्री जी जो रजत जयंती में आ रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि जनजाति संग्रहालय इतना देश का बहुत बड़ा है, देश का भी और राज्य का भी। तो जनजाति समाज, उनकी संस्कृति की रक्षा करना, उनकी संस्कृतियों का संवर्धन, केवल राज्य में योजनाएं नहीं बन रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बन रही हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रमुख है। बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें तो मूलभूत सुविधाएं, खासकर बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, सरगुजा पहले जितना विकास होना था उस गति से विकास नहीं कर पाया है। क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए, पहले से तुलना करेंगे तो विकास बहुत हुआ है। और प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से आप देखेंगे कि गांव में, चूंकि आप लंबे समय की समीक्षा कर रहे हैं, तो गांव में रहने वाले को ना, भाजपा की सरकार आने के पहले ये कल्पना नहीं था कि मेरे गांव में भी डामर का काला सड़क बनेगा। मैं पंचायत का भी प्रतिनिधि रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि वो कल्पना भी नहीं करते थे कि कार खरीदेंगे गांव में रहने वाले। अभी देखिएगा कि गांव में समृद्धि आई है। जो हमारा किसानों को जो धान से पैसा मिल रहा है, अब वो मोटरसाइकिल तो आप हर घर में पाएंगे, कार खरीद रहे हैं, जो लग्जरी गाड़ियां रह थी वो खरीद रहे हैं। तो वो जीवन में बदलाव आया है, देखिए। और क्रमशः ये प्रगति, ये गति आगे ही बढ़ रहा है। तो विकास एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही वो तेज गति से आगे बढ़ता है। एक अगर हम बात करें कि कांग्रेस जो थी, लगातार उनकी गांव में उनकी अच्छी पकड़ थी कांग्रेस की पहले भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है। अभी भाजपा के उसी मॉडल पे काम कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को थोड़ी सी पकड़ मजबूत किया जाए। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को आप देखेंगे तो कार्यक्रम पहले हमारे मंडल, जिले, कस्बे, अब पिछले कई वर्षों से हमारे कार्यकर्ता पोलिंग बूथ, यानी एक ग्राम पंचायत के और नीचे जाके लोगों के बीच संगठन की कार्य योजना, संगठन की विचारधारा से लोगों को जोड़ना और पार्टी के कार्यक्रमों से जोड़ना, सरकार के कार्यक्रमों से जोड़ना। तो हमारी इकाइयां नीचे तक काम कर रही हैं। और जो दूरस्थ अंचल हैं, जो भीतरी क्षेत्र हैं, वहां भी हमारी पार्टी का विस्तार बहुत तेज गति से हो रहा है। लोगों का भरोसा, अच्छा, लोग भी ना अब ये तुलना करते हैं कि कौन पार्टी हमारे सुख दुख में भागीदार है। हाँ, तो जनता जागरूक है, शिक्षा जागरूकता बढ़ रही है, सोशल क्रांति है। आज सोशल मीडिया से लोगों, पहले योजनाओं का पता नहीं चलता था, सरकार के कार्यक्रमों का पता नहीं चलता था, पार्टी दल के विचारधारा और उनके कार्यक्रमों का पता नहीं चलता था। तो अब गांव में भी शहर जैसी जागरूकता आ रही है और धीरे धीरे लोग उसको चुन रहे हैं जो उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल। तो ये अखिलेश सोनी जी, प्रदेश भाजपा महामंत्री, जिन्होंने नपी तुली और सधी बातों के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया। और निश्चित रूप से आने वाला समय भी भाजपा जिस हिसाब से रणनीति बनाकर काम कर रही है, आने वाला समय भाजपा लोगों का, जनता का विश्वास जीत पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत आभार।